हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और मकर संक्रांति पार हो चुकी है और इसके साथ साथ आपकी एग्ज़ाम की डेट जो है आने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, तो आज की जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसकी आने की पूरी संभावना रहती है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो जिसको रिपीट की जाती है ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज हम लोग कंप्लीट उसी को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन यदि आप पूरा कंप्लीट ये क्लास करते हो तो आपको कंप्लीट आइडिया ये मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस है, और यदि कोई अननोन क्वेश्चंस है तो कैसे उस अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्लास को अटेंड करने के बाद यदि आप उसको फॉलो करते हो तो 80 आउट ऑफ 80 100% ला सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, ये कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। तो एजर्सन की जो क्वेश्चंस आती है वहां पर एजर्सन्स की क्वेश्चन को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारे क्वेश्चन के साथ साथ उसके तरीकों को भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ उसके जो आंसर्स हैं तो आंसर्स को भी मैं यहाँ पर इस क्लास में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। तो आइए चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करनी, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे इजीली आप बना सकते हो। यानी यहाँ पर ऑप्शन दी गई है और यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो रिसोर्सेज है ये नॉन रिन्यूएबल का फीचर यानी उसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कि सोलर एनर्जी। सिंपली है कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ कंसंट्रेट होना है। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, एजर्सन्स वाली क्वेश्चन है। ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक भी देना चाहूँगा, ट्रिक से भी आप बना सकते हो। यदि आपकी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, समय में नहीं आए, तो आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। एजर्सन की ये ट्रिक मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड है ये। तो एजर्सन की क्वेश्चन यहाँ पूछी जाती है। यहाँ पूछा जाता है, दो स्टेटमेंट होता है, एजर्सन ए और आर होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि ये दोनों सही है या गलत है, या वन करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है। यहाँ पर एक ट्रिक सिंपली है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस जो होती है, ज़्यादातर जो चांसेस होती है उसमें ये हो जाता है कि पॉइंट नंबर ए जो होता है यानी कि ए करेक्ट होता है और बी जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन होता है। ज़्यादातर में यही आता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन कैसा होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये ऑप्शन करेक्ट होता है ना। यानी जो स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन जो है वो आर करती है, या ऑप्शन ए अलग अलग हो सकता है, डजेंट मैटर, बट ए और आर जनरली यहाँ पर दी जाती है। तो आप यहाँ पर ए और आर दोनों करेक्ट होते हैं और ए का सही एक्सप्लेनेशन आर जो स्टेटमेंट वो करती है। तो ये देखा जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हो। यदि आपको कोई सपोज दैट आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ एक तुक्का लगा सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि एक तुक्का लगाते हैं कि इस तरह से ज़्यादातर ऑप्शन में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि यही होगा, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में आंसर आपका यही होता है। तो ये यहाँ पर माइंड रखने वाली बात है, यहाँ आप कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच आर, यानी एक्चुअल रिसोर्स जो है वो कौन सा रिसोर्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है कि थोरोली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन एजर्टेन्ड, यानी एक्चुअल रिसोर्स कौन सा है जो जिसकी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जिससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जिसकी जानकारी हो चुकी, सर्वे की जा चुकी है, क्वांटिटी की उसकी जानकारी हो चुकी है। अब यहाँ नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है, करेक्ट करने के लिए बताया गया है। तो करेक्ट क्या, बुक के अंदर से कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट आपको पूछ दी जाएगी और उस स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या गलत है। अब इसकी जानकारी कैसे होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना होगा। तो चैप्टर यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ईजी इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से रीडिंग करते हो चैप्टर की, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लिखा द सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल।
अब यहाँ देखो क्या होगा, पर 100 नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, पर 100 के प्लेस पे यहाँ पर 1000 होगा, तो 1000 कैरेट होगा, तो आपको 1000 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो बहुत बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ पर है, ये जनरली केरला है, बहुत ही ईजी आंसर है ये, तो आप इसको माइंड में रखेंगे, केरला हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स टू सऊदी अरेबिया, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सऊदी अरेबिया में जाने के लिए लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है, क्या वहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एबंडेंस ऑफ पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट दी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है कि यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका सर्वे करने का उद्देश्य क्या था, है ना, तो उद्देश्य क्या था, अब आपको लिखना है। यहाँ पर इसका आंसर एक लाइन में ही लिखेंगे क्योंकि 1 मार्क का होता है, ऐसा नहीं कि आप 3-4 लाइन में लिखना शुरू करेंगे, ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। ये चूंकि 1 मार्क का है तो 1 लाइन इनफ है, तो 1 नंबर भी देंगे, इसका एक सेंटेंस में लिखेंगे इसका आंसर में आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 में, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो 4 इवेंट्स दी गई है। अब इन 4 इवेंट्स में कौन सा इवेंट, कौन सा वर्क पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, तो इसके अनुसार आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 या ABCD में यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दी गई नीचे में, अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो ये रहा ऑप्शन, यहाँ पर ABCD, यानी पहले A हुआ है, फिर B हुआ है, फिर C या D, तो इस तरह से ऑप्शन दी गई, पहले D है या, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन पहले हुआ है। यहाँ का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, पहले D हुआ है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, उसके बाद C की घटना घटी है, ट्रांसफर ऑफ पावर इनटू हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स टू प्रिजर्व ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश जो प्रिजर्व करने के लिए जो रखा जाता है, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है, तो उनमें से कौन ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है आर्कीव्स, म्यूजियम, ओल्ड बिल्डिंग्स, डिजिटल लाइब्रेरी। तो आर्कीव्स में, म्यूजियम में और डिजिटल लाइब्रेरी में यहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखने के लिए बनाया जाता है, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी ओल्ड बिल्डिंग का यूज किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ब्रिटिश ने नहीं बनाया था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन देखो एजर्सन की क्वेश्चन दी गई, यहाँ पर एजर्सन है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब ये किसी भी पूरे चैप्टर से, कहीं से भी, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर एक जो क्वेश्चन नंबर पिछले लास्ट क्वेश्चन में जो एजर्सन वाली क्वेश्चन थी, तो ये सेम टू सेम उसी तरह की है। तो यहाँ मैं हालांकि इसका मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, बाकी तो सब सेम होगा। यहाँ मैं केवल स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट में है कि ए में है रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द इंडियन हिस्ट्रियन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो है आर का, ये रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी यूनाइटेड एंड फॉट एज वन नेशन टू थ्रो ऑफ शेकल्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। तो यहाँ पर भी देखो सेम जो पहले का आंसर था, यहाँ पर भी सेम आंसर होगा क्योंकि ये रिलेवेंट आंसर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन मैंने कहा था ना, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये जो सेंटेंस है ए और आर दोनों ही करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। और ए में जो लिखी है उस बात को आर में जो लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई है, ये सही उसकी एक्सप्लेनेशन करती है, यानी उसके बारे में सही बताती है कि हाँ ए जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, ये प्रूव करती है। तो बेसिकली इसका आंसर ये होता है, दोनों करेक्ट होते हैं और ए का सही एक्सप्लेनेशन आर करती है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दी गई है कि 2 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट आर गिवन बिलो, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सही है, फर्स्ट में 1 ओनली यानी 1 केवल करेक्ट है,
बी में है 2 ओनली यानी 2 केवल सेकंड वाला सही है, सी में है बोथ 1 और 2। तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नीचे दी जाती है, यहाँ पर आप करेक्ट है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप यहाँ करेक्ट कर देंगे और यहाँ करेक्ट करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है स्टूडेंट कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लोग देखते नहीं है पूरा, और इसके बाद क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को देखने के बाद ही अगर ये करेक्ट है तो यहीं टिक लगाते हैं, ये करेक्ट है यहीं टिक लगाते हैं। ऐसा भी बहुत बार, ऐसा कभी मैंने देखा था, एक बार हुआ था ऐसा। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, बाद में रियलाइज होता है कि आपने मिस्टेक किया है। तो आप शांतिपूर्वक अच्छे से मकर संक्रांति तो सेलिब्रेट कर ली हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम में बनाएंगे और आराम से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दी जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए करेक्ट है यहाँ पर है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दी गई। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946, ठीक है। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ डैश, फॉर्मेशन ऑफ एंड डैश एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब यहाँ देखो मिड ऑफ द चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, एक से एक स्टेटमेंट को यहाँ पर उठाया गया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। अब आपको ये देखना है कि क्या सही होगा। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा ठीक से तो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो थी उसका 2 उद्देश्य था, मैंने रिवीजन भी करवाया था इसका। तो यहाँ पर देखेंगे वीडियो, तो रिवीजन मैंने करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा था। देखिए इस बार आया भी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में इस चीज़ को रखा गया है। इस बार के एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दी गई है। तो ये पूछा गया है यहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट होगा, यानी कैबिनेट मिशन जो है इसका 2 उद्देश्य था, अंतरिम गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में है कि नेम दी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, यानी यहाँ पर पूछा गया कि भारत में इलेक्शन जो करवाते हैं, चुनाव जो करवाते हैं, उस अथॉरिटी का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, पेज नंबर 177 से, और चैप्टर नंबर क्या है, 15 है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है। दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एक फ्लेक्सिबल संविधान को चुना है, इसका रीजन क्या है, क्यों। अब इसके साथ ऑप्शन भी दी गई है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैंने देखा है 2-3 बार, इसको रिपीट की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन ये राइट टू इक्वलिटी के प्रोविजन में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, मैच करेक्टली द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए एंड विद द गिवन इन कॉलम बी। अब यहाँ देखो मैचिंग की आती है, ये इस तरह के क्वेश्चन एक तो 100% होता ही है, तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि क्या होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, रिवीजन करना होगा, और इस तरह के क्वेश्चन का मैं रिवीजन भी करवाता हूँ, आप वहाँ क्लास अटेंड करेंगे, सारी रिवीजन हो जाएगी। अब यहाँ देखो स्टेट लिस्ट के बारे में पूछा गया है, स्टेट लिस्ट में कौन सा एरिया है जो आता है, यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी दी गई, यहाँ पर बहुत टफ नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ईजिली आप बना सकते हो। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, स्टेट लिस्ट में पुलिस आती है, यूनियन लिस्ट में डिफेंस, देश की सुरक्षा का मामला जो यूनियन लिस्ट में दिया जाता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में नहीं होता है, जो बाद में ऐड किया गया है, वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। द मेंबर ऑफ डैश हैव द राइट टू वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द मेंबर्स ऑफ डैश हैव राइट, यानी कहाँ के मेंबर को ये अधिकार है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में या फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भी वोटिंग कर सकता है और वाइस प्रेसिडेंट के भी वोटिंग में चुनाव कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग में। और इसका आंसर अब मिलेगा पेज नंबर 225 में, चैप्टर नंबर 19। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18 कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि आपने इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो मैंने इसके रिवीजन, सारे टॉपिक्स को मैंने रिवीजन करवाया था, तो इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है। इम्पीचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है
और इम्पीचमेंट के बारे में लगभग एक क्वेश्चन 100%, 100 तो नहीं कहा जाएगा, 90% चांसेस रहते हैं कि इम्पीचमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है इम्पीचमेंट के अंदर में आती है, करेक्ट है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के संबंधित उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन द टर्म एपिलेट और या फिर अथवा में यहाँ पूछा गया है व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 234 में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और चैप्टर नंबर 20। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन ये, और इसमें है अगेन देखो यहाँ पर एजर्सन और रीजन, यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन एजर्सन्स और रीजन की यहाँ पर दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको अच्छे से देखते हो 3 मार्क्स तो 100% कंप्लीट होगा। अभी देखो मैंने कहा था ना कि चैप्टर के बीच से कहीं से भी कोई स्टेटमेंट को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है एजर्सन्स वाली क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो पेज नंबर 237 का ये स्टोरी है, वहाँ से दी गई है और चैप्टर नंबर 20 की है। अब यहाँ देखो एजर्सन का सेंटेंस क्या है कि द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका कारण बताया गया, रीजन बताया गया है ऑल द सिविल मैटर्स विच डू नॉट ओरिजिनेट इन द हाई कोर्ट आर हर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब ये दोनों सेंटेंस को देख करके आपको ये लगाना है कि कौन सा करेक्ट है, और दोनों करेक्ट है या फिर ये जो लिखा गया है ए में इस स्टेटमेंट के बारे में सही एक्सप्लेनेशन आर जो है स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो करती है या नहीं करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, मोस्ट चांसेस यही होता है कि इसका ऑप्शन आपको यही दी जाती है कि दोनों सही होता है और आर जो है ये सही एक्सप्लेनेशन ए की करती है, ए स्टेटमेंट की करती है। तो सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट में भी कैसे इसको बनाया जाता है या किस प्रकार से क्वेश्चन को मूव किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पर देखना है ना। तो आप बने रहेंगे इस पर और ये कंप्लीट आपको देखना है ताकि बहुत कुछ आपको आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ ही साथ आपको चैप्टर के बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर में कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी किसी भी कंट्री का जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, तो उसकी क्या क्वालिटी है और क्वांटिटी, तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कंट्री कितना डेवलप करेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल और कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो एक रिसोर्स है कि नहीं, है ना, ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर और उसकी क्वांटिटी पर। ये आप कैसे कर सकते हो, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22, हाईलाइट एनी 3 फीचर्स ऑफ महालवाड़ी सिस्टम। अब देखो इस सीरीज का सबसे यदि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि बताया जाए तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महालवाड़ी सिस्टम और ये रैयतवाड़ी सिस्टम। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में लगभग प्राय एग्जाम में जितनी बार मैंने देखा है लगभग में महालवाड़ी सिस्टम या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है कि महालवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, या ये भी पूछा जाता है कि महालवाड़ी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सा इंडिया के कौन से पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, या रैयतवाड़ी सिस्टम हो या महालवाड़ी सिस्टम हो। यानी कि ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग 99% चांसेस है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 23, द इम्पैक्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ओपन द गेट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को। यहाँ पूछा गया है द इम्पैक्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, उसका जो प्रभाव पड़ा था किस पर, किस लिए जो मूवमेंट हुआ था,
यानी फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ओपन द गेट। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया का विकास करने की जो दरवाजे हैं, है ना, उसको ओपन कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट जब नेशनल मूवमेंट चला तो इससे क्या हुआ, हमारे देश को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर का विदेश नीति क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में पूछा गया है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 178 और चैप्टर नंबर 15 का ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में, शो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दैट सम restrictions have been imposed on our fundamental rights in the constitution of India। अब यहाँ देखो फंडामेंटल राइट, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया है, एग्जाम्पल में दी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में इस बार इसको रखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स आपकी छीन ली जाती है या फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर पाबंदियाँ लग जाती है, हमारे फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो ये कौन कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 में, स्टेट एनी 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर को बताना है, कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पर हैं, इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाईलाइट द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि यहाँ पर पूछा गया सिंपली कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करती है, बचाती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा क्या है, गार्जियन है ना, हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसके बारे में आपको बताना है कैसे, कौन सा वर्क करती है जिससे सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम करती है। आंसर पेज नंबर 234 में चैप्टर नंबर 20 में दी गई है। नाउ अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 28 और 29। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन 28 और 29 है। 28 और 29 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दी जाती है और ये पैराग्राफ कहाँ से दी जाती है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ आपके ही बुक से दी जाती है। आप जो बुक पढ़ते हैं उसी चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का कोई भी एक पार्ट उठाकर यहाँ पर दे दी जाती है पैराग्राफ में। तो ये यदि आपको ईजिली बनाना है, यदि आपने पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को पढ़ा है अच्छे से, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही नोन होगा, अननोन आप फील नहीं करेंगे। और बहुत सारा इसमें से जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से भी डील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ेंगे। यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस पैराग्राफ को केवल पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसी से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। तो ये यहाँ पर 28 का नंबर 1, 28 का 2 और भी होगा आगे, 28 का 3, 28 का 4। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं उस पैराग्राफ से। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और आंसर भी उसी पैराग्राफ में दी जाती है जिसको आपको ढूंढना है और बनाना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन ये कि राइट एनी 5 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये कंजर्वेशन, ये भी माइंड में आप रखेंगे कि कंजर्वेशन का जो क्वेश्चन है ये भी 90% चांसेस होते हैं कि हर एग्जाम में कंजर्वेशन के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। अंतर ये होगा कि कंजर्वेशन में यहाँ पर वाटर पूछा गया है, तो हो सकता है वहाँ पर सॉइल के बारे में पूछ दिया जाए, तो सॉइल के बारे में पूछा जा सकता है या किसी और भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। बट बेसिकली फॉरेस्ट, वाटर और सॉइल, ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। कैसे आप बचाएंगे सॉइल को, कैसे बचाएंगे। यहाँ पर वाटर पूछा गया है, सॉइल का ही पूछा जाता है। और देखिए यहाँ और में दी गई है सॉइल, राइट एनी 5 मेजर्स टू स्टॉप द सॉइल इरोजन। दोनों में से कोई एक बनाना ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 31 में, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कभी कभी डिफरेंसेस को पूछा जाता है। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि वही चीज़ वही है, डिफरेंसेस ही है, बट एक अलग तरीके से यहाँ पूछा गया है। यहाँ पर ये बताया गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट दोनों का
मतलब हाइट क्या होता है, कितने तरह के पेड़, कितने हाइट के पौधे दोनों में अलग अलग रीजन में होते हैं। रेनफॉल का क्या कंडीशन होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रेनफॉल कितना सेंटीमीटर होता है और ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में कितना रेनफॉल होता है। इंपॉर्टेंट ट्रीज दोनों में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से वहाँ रहते हैं और उसके पत्ते कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो मिला जुला कर ये उसी तरह से पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट की तरह ही पूछा गया है अलग तरीके में। तो इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, उससे आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है। अब इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 23 और 23-24 में, चैप्टर नंबर होगा 3 होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाईलाइट दी सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ सिपॉय इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 1857 का रिवॉल्ट, इसमें से आप मान के चलें कि 100 तो नहीं कहूँगा बट 99% जो है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देना ही देना है। और ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ दिया जाए बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है कि हाईलाइट द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ सिपॉय इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो संग्राम हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, उसमें सिपाहियों ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, क्या कारण था जिसके कारण सिपाहियों ने उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेशन किया। पेज नंबर 127 चैप्टर नंबर 11। या फिर यहाँ पर अथवा में पूछा गया है कि शो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विथ वन किंग एंड नवाब बट ऑफनली वायलेटेड देम एज पर देयर कन्वीनियंस। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाना है। कौन सा एग्जाम्पल, जो ब्रिटिश थे ये बहुत सारे जो संधियाँ होती है, ट्रीटीज होती है, ये राजाओं के साथ वहाँ करते थे या नवाब के साथ करते थे, लेकिन आपसी समझौता करने के बाद, साइन करने के बाद ये ब्रिटिश क्या थे, गद्दारी करते थे, धोखेबाजी करते थे और जो कंप्रोमाइज होता था दोनों के बीच में उसको वायलेट करते थे, यानी उस रूल को ब्रिटिश तोड़ देते हैं, है ना। समय के अनुसार जैसा उसको सुविधा होती थी उसके अनुसार वो लोग मानने से इनकार कर देते थे, है ना। तो इसको आप एग्जाम्पल के साथ बताना कि कौन सी ऐसी घटना जब हुई जहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है जहाँ पर ब्रिटिश और किंग के बीच में समझौता हुआ था और बाद में फिर ब्रिटिश ने उसको वायलेट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। इसका आंसर पेज नंबर 126 और चैप्टर नंबर 11 में आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33, राइट एनी 5 पर्पसेस सर्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पूछा गया कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसका 5 उद्देश्य क्या था, 5 पर्पसेस क्या है, क्यों बनाया गया या इसका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहती है। अब यहाँ पर और में क्वेश्चन दी गई है, तो एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस दैट एस्टैब्लिश द नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये रीजन बताना है, 5 कारण बताना है कि आखिर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना जो है क्यों हुई, या कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता जो है, इसकी नीड जो है, इसकी जरूरत हमें क्यों है हमारे कंट्री में। पेज नंबर 184 और चैप्टर नंबर 16 में यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट कि हाईलाइट एनी 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट यहाँ ध्यान क्या देना आपको कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ फंक्शन पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंजिंग क्या होती है, चेंजिंग ये होती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फंक्शन के बारे में पूछ दिया जाता है। कभी कभी आपको दोनों के बारे में पूछा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी और प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर दोनों के फंक्शंस को याद कर लेंगे तो दोनों में से कोई एक आने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी रहती है। चैप्टर नंबर 19 से और पेज नंबर होगा 223। तो ये 34 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि मैप वर्क होगा। अब मैं आपको बता दूं, इस जितना भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ सारे क्वेश्चन का आप आंसर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि मैप वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दी गई है मैप वर्क में कि 2 places A and B have been marked on the given outline map of India, map of world. Identify them and write their correct names on the lines marked in the map. तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में पूछा गया है। वर्ल्ड मैप में क्या है, फर्स्ट में a region of low rainfall
इन सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लो रेनफॉल एरिया, यानी जहाँ पर कम बारिश होती है, अफ्रीका का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर कम बारिश होती है, वह प्लेस को आप शो करना है। अब वो प्लेस कौन होगा? कालाहारी होगा। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैप आपको दिखाऊंगा और उस मैप में कालाहारी का लोकेशन क्या है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है बी में अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी एक प्रकार का जंगल आपको दिखाना है। अब यहाँ पर सोचें कौन सा जंगल भाई, तो आपको मैप में इंडिकेट की जाएगी जिस पोजीशन पर, जिस लोकेशन पर आपको दिखाना होगा ये फॉरेस्ट, वह लोकेशन जो है यहाँ मार्क की जाएगी बी। तो जहाँ बी होगा वहीं पर आपको लिखना है कि उस कौन सा तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ जो क्वेश्चन जहाँ पर बी मार्क की गई है वहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट होता है। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा इसके बाद में कि कौन सा प्लेस है जहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट होती है, और आपको वहाँ से अंदाजा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ पर इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या उस प्लेस को इंडिकेट की जाती है तो वहाँ पर आप मेडिटेरियन फॉरेस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट में है ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग, यानी कि आपको दूसरा मैप नहीं दिया गया है, एक ही मैप दी गई है वर्ल्ड मैप, और उसी में पूछा गया है। तो उसी वर्ल्ड मैप में और भी पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ दी गई है सी में अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन वहाँ पर लिखना है, ये आपको आंसर होगा। नेक्स्ट में है डी में अ रीजन ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर वर्ल्ड मैप पे इंडिया का जो लोकेशन होगा वहाँ पर पूछा गया है कि वह रीजन बताना है आपको जो ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट में आता है। तो अभी मैं आपको मैप में यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वर्ल्ड मैप और हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया से, जो कि पूछा गया था कि ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट पार्ट दिखाना है। तो ट्रॉपिकल डिसीडस में ये जो मिडिल पार्ट है इंडिया का, है ना, मिडिल पार्ट, ये एरिया को आपको कवर करना है और यहाँ दिखाना है ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट का एरिया है। नेक्स्ट में पूछा गया था ए, देखिए यहाँ पर दी गई ए, और यहाँ पूछा गया था अफ्रीका का। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था आंसर? कालाहारी ऑप्शन। तो ये जो एरिया जो ब्लैक स्पॉट में दी गई है ये कालाहारी का एरिया है। नेक्स्ट में बी ऑप्शन था जिसका आंसर था मेडिटेरियन फॉरेस्ट। तो ये जो है ये बी, ये जो दिखाया गया यहाँ पर, ये एरिया ही क्या होगा? मेडिटेरियन फॉरेस्ट का एरिया होगा। नेक्स्ट में ये पूछा गया है कि नेम द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो हाई रेनफॉल का एरिया है उसे आपको शो करनी है। तो चलिए उसे भी मैं दिखाता हूँ। तो इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसका जो लोकेशन होगा ये यहाँ पर होगा, इस प्लेस को आप इंडिकेट यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से मैप वर्क भी आपका कंप्लीट हो गया। रीजन ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडस जो कि आपके इंडिया में यहाँ पर है, कालाहारी का एरिया, ये कालाहारी का एरिया हो गया, मेडिटेरियन फॉरेस्ट का एरिया ये हो गया, और इक्वेटोरियल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका का एरिया जो है ये यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा और ये कंप्लीट आपकी 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट में जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका भी आप क्लास अटेंड करेंगे, वहाँ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। और अभी कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी यहाँ पर, तो आप बने रहेंगे इस क्लास के साथ में। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो जिसके आने की और पॉसिबिलिटी है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको रिपीट किया जाता है या जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस क्लास चलेगी। तो आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय SRB के साथ में, और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लास्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट ने फुल मार्क्स लाया था, और टर्म 1 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाया था 80 आउट ऑफ 80। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।